हाथ में कॉफी का कप लिए वह ससुर के कमरे की तरफ बढ़ी, पर ये कॉफी का कप तो सिर्फ एक बहाना थी। असल में तो वह ससुर को अपना जिस्म परोसने जा रही थी। दोस्तों, आज का कहानी गांव की एक बहू और ससुर जी की है। दोस्तों, ससुर ने किस तरह अपनी हवेली में बेटे की पत्नी को यानी कि बहू को अपने वश में करके उसे मां बनाया, यह कहानी में जानेंगे। दोस्तों, बहू का कद 6.4 फुट है। गोरा बदन, गोल चेहरा, लंबे लंबे बाल, छाती उभरी हुई और बड़ा से एकदम मस्त फिगर है। और ससुर जी का हाइट 5 फुट 10 इंच की है और गठा हुआ शरीर है। उसका 7.5 इंच का है और मोटाई लगभग 4 से 4.7 इंच की है। दोस्तों, आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि आप वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ये किस्सा ऐसी ही जाने कब से चला आ रहा था। वह रोज रात को 9 बजे ससुर को कॉफी देने के बहाने उसके कमरे में जाती। कॉफी को वॉश बेसिन में गिराकर कप को खाली कर देती, जिससे देखने वाले को लगे कि कॉफी ससुर ने पी ली, और फिर ससुर को अपना जिस्म परोसती और 15 मिनट बाद कमरे से बाहर आ जाती। यूं तो ये कॉफी का नाटक जरूरी नहीं था, क्योंकि रात के 9 बजने तक हवेली में रहने वाला हर कोई अपने कमरे में बंद हो जाता था, और अगर वह यूं भी ससुर के कमरे में चली जाती तो ना कोई देखता ना सवाल करता, पर फिर भी वह रोजाना कॉफी लेकर ही जाती थी। या तो इसको शर्म कह लो या बस अपने दिल को बहलाने का एक बहाना, कॉफी रोजाना होती थी। रोज की तरह आज भी उसने ससुर के कमरे पर हल्की सी दस्तक दी और बिना जवाब का इंतजार किए अंदर दाखिल हो गई। कमरे में कोई नहीं था, पर बाथरूम से शवर की आवाज आ रही थी। वह समझ गई कि ससुर नहा रहा था। कॉफी की कप टेबल पर रखी और कप उठाकर रोजाना की तरह बाथरूम की तरफ बढ़ी। बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था। वह दरवाजे के पास पहुंची तो अंदर ससुर शवर के नीचे खड़ा हुआ था। उसने ससुर पर एक नजर डाली और ससुर की नजर उस पर पड़ी। ससुर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसको बिस्तर की तरफ जाने का इशारा किया। हाथ में पकड़े कप में से उसने कॉफी वहीं वॉश बेसिन में गिराई और फिर वापस कमरे में आ गई। कमरे में आकर कप वापस टेबल पर रखा और चुपचाप वहीं बिस्तर के किनारे खड़ी हो गई। कुछ पल बाद ही ससुर भी बाथरूम से बाहर आ गया। एक पल के लिए ससुर ने उसको देखा। वह इशारा समझ गई। थोड़ी देर बाद हाथ में कॉफी की कप उठाए अपने कपड़े ठीक करती वह कमरे से बाहर निकली। चुपचाप वह किचन तक पहुंची और कप वहीं छोड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ चली। कमरे में जाकर उसने एक गोली पानी के साथ खाई ताकि उसको ससुर का बच्चा ना ठहर जाए, और बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी ही देर बाद पूरी हवेली एक चीख की आवाज से गूंज उठी। नींद की उबासी लेती वह अपने कमरे की तरफ बढ़ी। ड्राइंग रूम में घड़ी पर नजर डाली तो 9:20 हो रहे थे। यूं तो वह अक्सर रात को देर तक जागती रहती थी, पर आज सुबह से ही काम इतना ज्यादा था कि हालत खराब हो रखी थी। अपने कमरे तक पहुंचकर वह अंदर दाखिल होने ही लगी थी कि याद आया कि दोपहर के सुखाए कपड़े अभी भी हवेली के पिछले हिस्से में अब भी सूख रहे हैं। एक पल उसने सोचा कि कपड़े सुबह जाकर ले आए, पर वह जानती थी बाहर आसमान पर बादल छाए हुए हैं और रात को बारिश हो सकती थी। मौसम को कोसती वह हवेली के पिछले दरवाजे की तरफ चली। बाहर आकर उसने एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारे। जहां वह खड़ी थी वहां से ससुर के कमरे की खिड़की साफ नजर आती थी। कमरे की लाइट जली हुई थी। कपड़े लेकर वह वापस अंदर जाने लगी तो एक नजर ससुर के खिड़की पर फिर पड़ी और कमरे के अंदर उसको ससुर खड़े हुए दिखाई दिए। यूं तो ये कोई खास बात नहीं थी, क्योंकि कमरा खुद उन्हीं का था, पर जिस बात ने उसके पैर रोक दिए वह थे उनके चेहरे पर आते जाते हुए भाव। कमरे की खिड़की जरा ऊंची थी, इसलिए उसको सिर्फ उनका सर और कंधे नजर आ रहे थे। जाने क्या सोचकर वह खिड़की के थोड़ा नजदीक आई, क्योंकि खिड़की उसके खुद की हाइट से ऊंची थी, इसलिए जब वह खिड़की के पास आकर खड़ी हुई तो अंदर कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। पर तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, जिससे उसके दोनों कान खड़े हो गए। आवाज एक औरत की थी। थोड़ी देर खामोशी हुई और फिर से वही एक औरत की आवाज आई और फिर आई और फिर आई और फिर रुक रुक कर आवाज आती रही। वो 1 मिनट तक चुपचाप खड़ी वह आवाज सुनती रही।
एक पल के लिए उसके कदम वापस हवेली के दरवाजे की ओर बढ़े और फिर ना जाने क्यों रुक गए। वो अच्छी तरह जानती थी कमरे के अंदर क्या हो रहा है और एक औरत इस तरह की आवाज किस वक्त निकालती है। वह समझ गई थी। ये ख्याल दिल में आया ही था कि उसके जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। घुटने जैसे कमजोर पड़ने लगी। वहीं खड़े खड़े उसने ध्यान से ससुर का जिस्म देखने लगी। चौड़े कंधे, कसरती और तना हुआ शरीर। ससुर का शानदार जिस्म देखकर उसके दिमाग में सिर्फ सासू माँ के लिए अफसोस और ससुर के लिए हमदर्दी आई। उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गई। उसको यकीन नहीं हुआ कि बिस्तर पर वही औरत है जो उसको एक पल के लिए लगा की है। उसको यकीन था कि उसकी आंखें धोखा खा रही है। अचानक उसको अपने पीछे कुछ आवाज महसूस हुई। किसी के चलने की आवाज थी जो नजदीक थी और वह समझ गई कि कोई इसी तरफ आ रहा था। जल्दी से वह खिड़की से हटी और हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ी। दिमाग अब भी हैरत में था कि क्या सच में ससुर के बिस्तर पर वही औरत है जो उसको लगा की है। यही सोचती वह अपने कमरे तक पहुंची। थोड़ी ही देर बाद पूरी हवेली एक चीख की आवाज से गूंज उठी। गोरी उसका बड़े बेटा का पत्नी की उम्र 40 के पार थी। शक्ल सूरत भी कोई खास नहीं, पर जिस्म ऐसा था कि 20 साल की लड़की को मात दे जाए। और यही वजह थी कि ससुर हर रात उसी के पास खींचा चला आता था। ससुर ज्यादातर वक्त शराब के नशे में रहता है और उसका गुस्सा बहुत मशहूर है। माथा गर्म हो जाए तो फिर वह कुछ नहीं देखता। ये बात जैसे गोरी के दिल में नश्तर की तरह चुभ गई। उसने तो प्यार में आकर ससुर से ऊपर आने को कही थी ताकि वह आराम से नीचे लेट जाए, पर उसके बदले में जब ससुर का जवाब सुना तो एकदम गुस्से में किलस गई। बहू हूँ तो क्या हुआ, वह गुस्से में बोल पड़ी। कम से कम रोज रात को अपने जिस्म का सौदा करके कमाती हूँ, तब 2 वक्त की रोटी खाती हूँ। बाप के पैसे पर अय्याशी नहीं करती। क्या बोली तू? जो सुना वही बोल रही हूँ। गोरी भी उठकर बैठी। मुझे ये याद दिलाने से पहले कि मैं एक बहू हूँ, ये सोच लिया करो कि मैं फिर भी आपसे बेहतर हूँ। कम से कम मेरे पास अपना ये एक मकान है। आपके पास क्या है? बाप की हवेली और जमीन और बड़े भाई के फेंके हुए कुछ पैसे जिन पर आप पल रहे हो। एक तो शराब का नशा, दूसरे गोरी के मुंह से कड़वी सच्चाई। थप्पड़ मारता है। गोरी भी गुस्से में आग बाबूला हो उठी। बाप और भाई के टुकड़ों पर कुत्ते की तरह पल रहा है और मुझे थप्पड़ मारता है। इस बात ने आग में घी का काम किया और उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। थोड़ी देर बाद वह हवेली में दाखिल हुआ। दरवाजे के पास ही उसको हवेली का पुराना नौकर कालू मिल गया। पिताजी कहाँ हैं? उसने कालू से पूछा। जी अपने कमरे में, कालू ने कहा। कुछ देर बाद वह अपने पिता रविंदर के कमरे में खड़ा था। रविंदर साहब अपने कमरे की चादर ठीक कर रहे थे। क्या मतलब कि तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए? चादर ठीक करते करते उन्होंने उससे पूछा। वह अब भी शराब के नशे में था। ताकि तुम उसको दासियों के यहाँ उड़ाते फिरो? बिल्कुल नहीं, रविंदर ने जवाब दिया। उसके गुस्से का पारा आसमान छूने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह दूसरी दासी के पास गया। शाम के 8 बज रहे हैं। ये कोई टाइम है भला? प्यार का कोई टाइम नहीं होता। चांदनी पीछे से उसके साथ चिपक गई। वो चांदनी की ओर देखकर मुस्कुराया और चांदनी उसकी ओर। वह एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और चांदनी ठीक उसके सामने खड़ी थी। जिस तरह से वह देख रही थी वही उसके लिए काफी था। वह कमरे से बाहर निकल गया। वह हवेली से बाहर आया और अपनी कार निकालकर गुस्से में बाहर चला आया। रास्ते में वह एक शराब की दुकान पर रुका, एक बोतल खरीदी और गांव से बाहर नहर के किनारे आ गया। उसने कार एक अंधेरी जगह पर रोकी और बाहर कार के बोनेट पर बैठकर दारू पीने लगा। कोई 1 घंटे बाद वह शराब के नशे में धुत वापस हवेली पहुंचा। कार बाहर खड़ी करके वह हवेली में दाखिल हुआ और अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसका कमरा 1st फ्लोर पर था। वह किसी तरह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा, पर फिर नौकर को डिनर कमरे में ही सर्व करने के बोलने के इरादे से वह रुका और फिर नीचे किचन की तरफ बढ़ चला।
अचानक ही पावर कट हुआ और पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई। वह ध्यान से सीढ़ियां उतर रहा था। ड्राइंग हॉल में पूरा अंधेरा था। अचानक उसने देखा था हॉल के दूसरी तरफ उसके पिता के कमरे का दरवाजा खुला और एक औरत कमरे से बाहर निकली। अंधेरा होने की वजह से सिर्फ अंदर रविंदर के कमरे से आती हल्की रोशनी में वह औरत उसको नजर आई। उस औरत का चेहरा उसको अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दिया। अरे सुनो, कहते हुए रविंदर ने हल्का सा दरवाजा खोला। हल्की सी रोशनी में उसको अंदाजा हो गया था कि उसका बाप है। जहां मैं खड़ा था वहां से उसको उस औरत के पीठ नजर आ रही थी। रविंदर के कमरे का दरवाजा बंद होते ही फिर अंधेरा हो गया। वह औरत कमरे से निकलकर किचन की तरफ बढ़ चली। थोड़ी ही देर बाद पूरी हवेली एक चीख की आवाज से गूंज उठी। कुंदन अपने कमरे में बैठा हुआ था कि टेबल पर रखी घंटी बज उठी। इसका मतलब सौफ था। रविंदर ने उसको याद किया है। कुंदन हवेली में पिछले 40 साल से नौकरी कर रहा था। उसकी उम्र 70 के पार थी। इससे पहले उसके पिता ठाकुर खानदान के खेत में पहरा दिया करते थे। बाद में कुंदन ने हवेली में काम करना शुरू कर दिया और फिर वहीं का होकर रह गया। हवेली के बाहर कोने में एक छोटा सा कमरा उसका था जहां वह अकेला रहता था। वो धीरे धीरे चलता हवेली में दाखिल हुआ और साहब के कमरे में पहुंचा। अंदर रविंदर और उसकी पत्नी दोनों ही कमरे में मौजूद थे। हुकुम मालिक, कुंदन ने कहा। गाड़ी निकालो। अभी इसी वक्त रविंदर ने बाथरूम के अंदर से कहा। रात के इस वक्त कहाँ जाएंगे, उसने मन ही मन सोचा, पर ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वह चुपचाप जी मालिक कहकर कमरे से बाहर निकल आया। ये कई सालों का दस्तूर था कि रविंदर के गाड़ी कुंदन ही चलाता था। वह खुद काफी बुढ़ा हो चुका था और नजर भी काफी कमजोर हो चली थी, पर रविंदर सिर्फ उसी की ड्राइविंग पर यकीन रखते थे। धीरे धीरे कुंदन पार्किंग लॉट तक पहुंचा। कुल मिलकर वहां 10 गाड़ियां खड़ी थी, सब इंपोर्टेड। वह रविंदर की मर्सिडीज तक गया और चाबी निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला तो याद आया कि चाबी खुद रविंदर के पास ही थी। वह आज दिन में गाड़ी कहीं खुद लेकर गए थे और तब से चाबी उन्हीं के पास थी। वह फिर ठाकुर के कमरे की तरफ वापस चला। हवेली के गेट के बाहर कॉरिडोर में रीता देवी हाथ में जाम का ग्लास लिए बैठी थी। ये हर शाम होता था। खाने के बाद रीता देवी हाथ में जाम का ग्लास लिए अपनी व्हील चेयर को गेट के पास लाकर खुली हवा में बैठ जाती थी। जहां तक कुंदन को याद आता था, जाम की ये आदत उसको उस एक्सीडेंट के बाद पड़ी जब वह सीढ़ियों से गिर गई थी और फिर कमर में चोट आ जाने की वजह से कभी अपने पैरों पर खड़ी ना हो सकी। पिछले 15 साल से वह व्हील चेयर पर ही थी। कुंदन रविंदर के कमरे के अंदर पहुंचा। रविंदर अब भी बाथरूम के अंदर ही थे, पर दरवाजा खुला हुआ था। मालिक, उसने जरा ऊंच आवाज में कहा। गाड़ी निकाली। रविंदर की अंदर से ही आवाज आई। मालिक, चाबी आपके पास है, भूषण ने कहा। एक गाड़ी निकालने में इतना वक्त लग रहा है, पहले याद नहीं आया था। चाबी सामने टेबल पर रखी है, जल्दी से गाड़ी निकालो, रविंदर ने अंदर से चिल्लाते हुए कहा। कमरे में लगे फुल साइज मिरर में एक पल के लिए भूषण को बाथरूम में खड़े रविंदर नजर आया। वह बाथरूम में शीशे के सामने खड़े था, वॉश बेसिन पर झुके खड़े था। रमेश, रविंदर का सबसे बड़ा बेटा, बेहद शरीफ इंसान, काम सार खुद देखता है, या ये कह लीजिए कि रविंदर का पूरा बिजनेस अकेले ही चलाता है। स्कूल कुछ टाइम तक यहाँ शहर में गया और उसके बाद रविंदर ने उसको लंदन पढ़ने के लिए भेज दिया। वह अपनी पढ़ाई पूरी करके आया तो उसने उसकी शादी करा दी और अब पूरा काम वही देखता है। कुंदन फिर कमरे से बाहर निकला और कॉरिडोर में आया ही था कि एक कार हवेली के सामने आकर रुकी और उसमें से राजीव निकला। राजीव रविंदर का भतीजा था, उसके सगे छोटे भाई का बेटा। उम्र कोई 35 साल। जहां तक कुंदन जानता था, उसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे।
उसके बाद कुछ टाइम तक वह हवेली में ही रहा, पर एक दिन किसी बात पर रविंदर ने उसको हवेली से निकाल फेंका और जायदाद में से एक छोटा सा हिस्सा उसको दे दिया, जो कि राजीव को लगता था कि कम है, जिसकी वजह से वह आज भी रविंदर के साथ कोर्ट में केस लड़ रहा था। काकाजी कहाँ हैं? राजीव ने कार से निकलते हुए सवाल कुंदन और कॉरिडोर में बैठी रीता देवी दोनों से पूछा। अपने कमरे में, जवाब कुंदन ने दिया। राजीव गुस्से में था, ये उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। वह गुस्से में पावम पटकता हवेली के अंदर चला गया और भूषण फिर गैरेज की तरफ चला। उसने रविंदर की मर्सिडीज निकाली और चलकर हवेली के गेट तक लाया और कार से बाहर निकला। तभी पूरी हवेली एक चीख की आवाज से गूंज उठी। रविंदर का सबसे छोटा बेटा करण। उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, क्योंकि वह बहुत छोटा था जब उसको लंदन भेज दिया गया था। उस वक्त करण भी लंदन में ही था, इसलिए वह अपने भाई के साथ रहा। बाद में वह वापस आ गया, पर करण पढ़ाई पूरी करने के लिए वहीं रुका रहा। आजकल छुट्टियों में आया हुआ है। रविंदर के छोटे भाई के बेटा और एक्चुअली खानदान का सबसे बड़ा बेटा। उसकी तीनों बेटे हैं, बेटी उससे छोटी हैं। वह कोई 15 से 16 साल का होगा जब उसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे गए, और उसके बाद वह कुछ टाइम तक हवेली में रहा। फिर एक दिन अचानक रविंदर ने उसको हवेली से निकाल दिया और जायदाद का एक छोटा सा हिस्सा उसके नाम कर दिया। कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ, पर वह प्रॉपर्टी को लेकर उससे केस लड़ रहा था। रीता देवी रविंदर की धर्मपत्नी कई साल पहले सीढ़ियों से गिर गई थी, जिसके बाद से व्हील चेयर पर ही बैठ गई। रविंदर ने बहुत इलाज कराए, देसी और विदेशी दोनों, पर कुछ नहीं हुआ। उनके बारे में यही है कि बहुत बड़ी पुजारन हैं, धर्म कर्म में पूरा विश्वास है, बस चल फिर नहीं सकती, इसलिए हर काम एक नौकरानी ही करती है।